गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं 3 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज जो कि हमें डेली फॉलो करना होता है मिनिमम 21 डेज़ तक। यहाँ पे आपको ये 5 टास्क डेली फॉलो करना है और ख़ुद को ईमानदारी के साथ ये 5 में से नंबर देना है, जितना भी आपको मिले, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बिल्कुल ईमानदारी से देना है मिनिमम 21 डेज़ तक, क्योंकि इसको फॉलो करने में 1% लोग ही सफल होते हैं। तो हमें उस 1% में आना है। ओके, देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है, जो हम डेली देखते हैं। एक आज का है, किसी भी दौड़ के लिए दौड़ना ज़रूरी नहीं होता, छोटे छोटे कदम ज़रूरी होते हैं, उन छोटे छोटे कदमों से ही दौड़ पूरी होती है। यानी कि हमें दौड़ पूरी कंप्लीट करने में एक एक जो स्टेप होता है वो बहुत ही मायने रखता है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि आपको अगर किसी भी लक्ष्य को हासिल करना हो तो यहाँ से जब चलना स्टार्ट करोगे आप, तो एक एक दिन एक एक स्टेप बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप अपनी तैयारी में आते हो तो आप सोचते हो कि मुझे जल्दी से सफलता मिल जाए। आप अपने डेली के प्रोसेस, डेली का जो आपका रूटीन होता है, आप उस पर ध्यान नहीं देते हो, आपका सारा ध्यान सीधे रिजल्ट पे होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें डेली का एक एक स्टेप लेते रहना चाहिए, वो हमें अंततः लेकर के जाएगा, हमें सफल बनाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा मत सोचिए कि हमारा रिजल्ट क्या होगा, हम ऐसे कर रहे हैं तो होगा कि नहीं होगा हमारा। आपको बस उस एक दिन में जो आपके पास प्रेजेंट टाइम में है, उसमें आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बस वो हमारे हाथ में है, हमें उसी पे फोकस करना है। वही एक छोटा छोटा कदम है जो हम डेली अच्छे से चलेंगे तो अपने मुकाम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डेली एक एक स्टेप जो होता है उसे फॉलो करना है, अपने आप पहुंच जाओगे अपने रिजल्ट पे। ओके, चलिए। हाल ही में समाचारों में रहा माउंट अरेबस, क्या माउंट अरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताना है। ऐसे कोई भी जो स्थल होते हैं अगर चर्चा में होते हैं तो वो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बताना है कि माउंट अरेबस जो चर्चा में है वो कहाँ पे है, किस महाद्वीप में है? तो कहाँ पे है ये? सी, अंटार्कटिका में है। कहाँ पे है? अंटार्कटिका में। माउंट अरेबस ये वहाँ का दूसरा सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। क्या है? ज्वालामुखी है। कहाँ का? अंटार्कटिका का। ठीक है, दूसरा। तो पहला कौन है? पहले नंबर पे कौन है? पहले पे है माउंट सिडली। कौन है? माउंट सिडली, सिडली। ठीक है, देखिए इन दोनों में अंतर क्या है। जो ये पहला है ये प्रसुप्त है। क्या है? प्रसुप्त, मतलब कि शांत। अब यहाँ पे ज्वालामुखी जल्दी नहीं निकलता है। ओके, यहाँ पे अब शांत हो चुका है। बट ये जो दूसरा नंबर वाला है ये जो है अभी भी एक्टिव है। क्या है? यानी कि अभी भी यहाँ पे ज्वालामुखी निकलता रहता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देना है कि ये दोनों ज्वालामुखी कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। ठीक है, माउंट शिडली और माउंट अरेबस। देखिए ये चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि यहाँ से सोने के कण निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? सोने के कण निकल रहे हैं ज्वालामुखी में से। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट यही है कि कण निकल रहे हैं, और बाकी जो कुछ ज्वालामुखी होती है तो वहाँ से जो सोने निकलते हैं तो वो द्रव के रूप में निकलते हैं, और यहाँ से कण के रूप में निकल रहे हैं। तो इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है, तो ध्यान रखना है बस हमें कि माउंट अरेबस कहाँ पे है, तो वो अंटार्कटिका में है। ठीक, अंटार्कटिका में हमारे भारत के द्वारा 3 शोध केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, 3 शोध केंद्र। तो कौन कौन सा है? पहला सबसे पहले बना था, उसका नाम था दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, ये कब बनाया गया था सबसे पहली बार? 1983 में। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा बनाया गया शोध केंद्र वहाँ पे, जिसका नाम रखा गया मैत्री। ठीक है, तो वो कब बनाया गया था? 1989 में, ये दूसरा था। उसके बाद फिर तीसरा अभी हाल ही में बनाया गया है, जिसका नाम है भारती। किस सन में बनाया गया था? 2012 में। ये तीनों भारत के द्वारा बनाए गए शोध केंद्र हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये ईयर भी और क्या नाम है, ये दोनों। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी, जिसका नाम है यूरो नावल 2024, की मेज़बानी करेगा? तो बताना है कि कौन सा देश करेगा इसका मेज़बानी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी है। तो सामने आपके ऑप्शन है, तो कौन करेगा ये? बी, फ्रांस करेगा। कौन? फ्रांस। ये होगा 4 से 7 नवंबर को 2024 में ही। तो कहाँ पे होगा? फ्रांस की राजधानी पेरिस में।
ठीक है। तो पेरिस में होगा ये यूरो नावल प्रदर्शनी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी है। इसमें टोटल 5 महाद्वीपों से आकर के लोग भाग लेंगे। भारत को भी आमंत्रित किया गया है, यानी कि भारत को भी इनवाइट किया गया है इसमें, ठीक है। तो कहाँ पे हो रहा है ये? फ्रांस में हो रहा है। यूरो नावल 2024 का प्रदर्शनी फ्रांस में। फ्रांस की राजधानी हमने देख लिया, पेरिस, जहाँ पे इसका आयोजन होगा। और इसकी मुद्रा क्या है फ्रांस की? तो वो है यूरो। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में खबरों में रही हारपून मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो मिसाइल ये है, चर्चा में है, तो कौन सा है? हारपून मिसाइल। तो बताना है कि कौन बनाया है इसको, ठीक है। सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किसके द्वारा बनाया गया है ये? डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए के द्वारा। क्यों चर्चा में है अभी ये? चर्चा में है ये कि इसने ताइवान को ये मिसाइल दी है। और ताइवान पता ही है कहाँ पे है? ये चाइना के पास में है। तो जब चाइना के पास में है और वहाँ पे इसको मिसाइल दिया जा रहा है, तो नो डाउट चीन को तो बुरा लगेगा ही कि हमारे देश के बगल में जो दूसरा देश है वहाँ पे यूएसए ऐसा मिसाइल क्यों दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। तो बस हमें ध्यान देना है कि हारपून मिसाइल किसने बनाया है? यूएसए ने बनाया है, ठीक है। हारपून जो ये मिसाइल है, ये इसका निर्माण 1977 से ही हो रहा है, ठीक है। इसने भारत को भी ये मिसाइल दिया हुआ है, यानी कि भारत के पास भी ये मिसाइल है, ठीक है। कौन सा मिसाइल? हारपून मिसाइल। देखिए दोस्तों, इसकी लंबाई है 4.5 मीटर, ये लंबी है। इसका वज़न दोस्तों है 526 किलोग्राम। और इसमें सबसे खासियत ये है कि ये जीपीएस सिस्टम पे चलता है, ठीक है। जीपीएस सिस्टम पे चलता है, इसीलिए इसकी जो मारक क्षमता है 240 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो हारपून मिसाइल कौन बनाया है? ये बनाया है यूएसए। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्थित बिडकिन बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया है? तो बस आपको ये बताना है कि कहाँ पे बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो ये किया गया है दोस्तों महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में। कहाँ पे? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में ये बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। देखिए इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य ये है कि इसको औद्योगिक, यहाँ पे लिखा है ना, औद्योगिक विकास केंद्र के रूप में, जहाँ पे कई सारे उद्योग स्थापित किए जाएंगे। तो ऐसा हब बनाने का प्लान है जहाँ पे नए रोजगार होंगे, नए लोग वहाँ पे आकर के बसेंगे। तो ये सब प्लान है, ठीक है। आपको स्टेट पता होना चाहिए कि कहाँ पे हुआ है। यहाँ पे बात हो रही है औरंगाबाद की। तो देखिए औरंगाबाद से हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनता है। औरंगाबाद में है अजंता की गुफाएं, अजंता की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ये दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखना है कि कहाँ पे है। पहली बात महाराष्ट्र में है। और एक और चीज़ एक्स्ट्रा हमें पढ़ना चाहिए यहाँ पे कि अजंता की गुफाएं जो बनाई गई हैं वो कितने चट्टानों को काट करके बनाई गई हैं, क्योंकि अब क्वेश्चन का लेवल टफ होता जा रहा है। तो यहाँ से ये प्रश्न भी आ सकता है। तो टोटल 29 चट्टानों को काट करके अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। और एलोरा की गुफाएं, ये दोनों कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ठीक है, औरंगाबाद जिला में। ओके, चलिए इसको भी ध्यान रखिएगा। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। आगे बढ़िए, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किरकुक शहर। देखिए कौन सा शहर? किरकुक शहर जो अखबारों में देखा गया वह किस देश में स्थित है? ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। तो बताना है कि चर्चा में जो रहा है किरकुक शहर, ये किस देश में स्थित है? तो कहाँ पे है ये? इराक में स्थित है। कहाँ पे? इराक में। क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पे इराक के 4 सैनिकों को मार गिराया गया है, ठीक। आईएस के द्वारा 4 सैनिकों को मार गिराया गया है इराक के किरकुक शहर में। तो इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है ये शहर, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि इराक में है ये। इराक के बारे में बात हो रहा है, तो देखिए इराक, यहाँ पे बात हो रहा है इराक। तो इराक की राजधानी और इराक की मुद्रा। तो इसकी राजधानी कहाँ पे है? तेहरान में है। कहाँ पे? तेहरान में। इसकी मुद्रा क्या है? दिनार है। ये मिडिल ईस्ट का कंट्री है, मिडिल
ईस्ट का कंट्री है ये। कौन? इराक। तो इसलिए ये भी न्यूज़ में बना हुआ है। अब इराक के बारे में अगर आप जान रहे हो तो आपको एक चीज़ और जानना चाहिए कि जो ये इराक जहाँ पे प्रेजेंट टाइम में इसका लोकेशन है, यहाँ पे इतिहास में एक सभ्यता बसी थी। कौन सी? मेसोपोटामिया। कौन सी? मेसोपोटामिया। ये किसके समकालीन थी? जो हमारे देश में हड़प्पा सभ्यता था उसी के साथ, यानी कि उसी के समकालीन ये भी हड़प्पा सभ्यता के समकालीन ही विकसित हुआ था मेसोपोटामिया की सभ्यता। आप सुने होंगे। तो वो जो स्थल है वो यहीं पे है, इराक में है। ये दो नदियों के बीच में था उस समय। यहाँ पे देखिए मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच में था। कौन कौन सा? टिग्रिस और फरात। इन दो नदियों के बीच में जो स्थल था उसे बोला गया था मेसोपोटामिया। ठीक है। और इन्हीं दो नदियों के बीच में प्रेजेंट टाइम में इराक है। तो वही ये जगह है, आपको पता होना चाहिए। और अपना जो हड़प्पा था, हड़प्पा सभ्यता, ये भी दो नदियों के मध्य में था। कौन सी वो दो नदियाँ? सिंधु और सरस्वती। ठीक है। ये किस टाइम की बात हो रही है? ये बात हो रही है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप अच्छे से टैकल कर लीजिएगा। ठीक है। हड़प्पा को कौन सा युग बोलते थे? कांस्य युग। तो अगर आपके एग्जाम में ये भी पूछ दे कि हड़प्पा को कौन सा युग बोलते थे, तो कांस्य युग यानी कि ब्रोंज। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला है, किस बैंक ने सुमंत कठपालिया को एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया है? तो बताना है कि सुमंत कठपालिया जी किस बैंक के एमडी और सीईओ चुने गए हैं। तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो कहाँ के चुने गए हैं दोस्तों? ये इंडस लैंड बैंक के। किस बैंक के? इंडस लैंड बैंक के। यहाँ पे सुमंत कठपालिया इनका नाम देखिए और इंडस लैंड बैंक देखिए। देखिए इंडस लैंड बैंक अभी चर्चा में है। देखिए इसका स्थापना, हेडक्वार्टर किसके द्वारा किया गया था, ये हमें जानना चाहिए। तो इसकी जो स्थापना हुई थी, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। और ये किसके द्वारा किया गया था? ये एक तरह से प्राइवेट ये बैंक है। तो ये किया गया था श्री चंद पी आहूजा जी के द्वारा। चंद पी आहूजा जी के द्वारा मुंबई में किया गया था इसका शुरुआत इंडस लैंड बैंक का 1994 में। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम में ये आहूजा ग्रुप के द्वारा रन किया जा रहा है। ठीक है। 1994 सन आपको पता होना ही चाहिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? अगला है दोस्तों, किस संस्थान ने भूजल से क्रोमियम को कम करने के लिए नैनो मटेरियल विकसित किया है? तो बताना है कि जो ग्राउंड वाटर होता है उसमें से क्रोमियम को कम करने के लिए नैनो मटेरियल किसने विकसित किया है? तो सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो किस संस्थान ने किया है? तो उसने किया है दोस्तों ए ने, भारतीय विज्ञान संस्थान ने, यानी कि IISc। इसके द्वारा नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है जो कि भूजल से क्रोमियम को कम करेगा। ओके। तो जानिए यहाँ पे भारतीय विज्ञान संस्थान के भी बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? भारतीय विज्ञान संस्थान की इसकी स्थापना हुई थी 27 मई को। किस सन में हुआ था? 1909 में हुआ था। सोचिए कितना पहले हुआ था ये, अंग्रेज़ों के टाइम में। ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है। कहाँ पे हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? संस्थापक का नाम यहाँ पे देख लीजिए आप। उनका नाम था कृष्ण राज वोडेयार फोर्थ। ठीक है। ये इनका नाम है जिनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। ये भारतीय विज्ञान संस्था है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये जो भी रिसर्च होता है, जो भी रिसर्च होता है उसमें ये हेल्प करता है। ये आपको मोटी मोटा बस पता होना चाहिए। तो किसके द्वारा किया गया है इसका विकास? भारतीय विज्ञान संस्था के द्वारा। ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 में रोजगार की योग्यता में कौन सा राज्य अव्वल है? तो बताना है कि इस रिपोर्ट में कौन सा राज्य अव्वल आया है इंडिया स्किल्स रिपोर्ट में। तो कौन सा राज्य है? सामने यहाँ पे ऑप्शन है, तो डी हरियाणा दोस्तों। कौन आया है? हरियाणा अव्वल, पहले नंबर पे। ओके। सोचिए ये
जब 2023 का आया था ये रिपोर्ट, तो उसमें ये 10वें नंबर पे था। ओके, 10वें नंबर से ये पहुंच गया पहले नंबर पे हरियाणा। और दूसरे पे कौन आ गया है? महाराष्ट्र। तीसरे पे कौन आ गया है? आंध्र प्रदेश। चौथे पे कौन है? यूपी। और ये यूपी 2023 में पहले पे था, तो ये पहले पे हो करके आ गया अब चौथे पे, और हरियाणा जो 10वें पे था वो आ गया पहले पे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हरियाणा जब पहले पे आया है तो इसमें मदद किसने किया है? वहाँ की महिलाओं ने। महिलाओं यानी कि वहाँ की बेटियों ने, उनका योगदान ज़्यादा है। तो इसलिए ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं की वजह से हरियाणा राज्य इस बार अव्वल आया है, तो एग्ज़ाम में आने की संभावना बहुत ज़्यादा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से थोड़ा सा भी आपकी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।